जेनजी से संवाद भागवत ज्ञान। जी हां, न्यूज टीवी इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। नीट पेपर लीक के बाद जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ और छात्रों के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, उसने बड़ी संख्या में देश भर में सरकार के प्रति युवाओं में नाराजगी पैदा कर दी। अब इन्हीं युवाओं को मनाने और इनसे संवाद करने की पहल की जा रही है। नीट पेपर लीक के बाद युवाओं से संवाद कर उनके साथ जुड़ने, उनको समझाने का सिलसिला शुरू हो गया है। और अब ऐसे में यह सिलसिला जिस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इन दिनों हम राहुल गांधी को देख रहे हैं, अलग अलग शहरों में छात्रों से संवाद कर रहे हैं। राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के साथ 27 के रण के लिए यूपी में उतरने जा रहे हैं। और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत भी देश के 100 शहरों में युवाओं से विचार विमर्श करने का कार्यक्रम बना रहे हैं, क्योंकि जेनजी अब सिर्फ फर्स्ट टाइम वोटर नहीं रहा, बल्कि सियासत के केंद्र में आ चुका है। सत्ता बनेगी या बिगड़ेगी, कुछ हद तक ये जेनजी अब तय करेंगे। और इसीलिए इन जेनजी को मनाने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। बीजेपी समेत विपक्षी पार्टियां भी समझ रही हैं कि आखिर इस वक्त जेनजी का मतलब क्या है और इनसे बातचीत करने का मतलब क्या है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो आगे सिलसिला शुरू किया, उसमें सर संघ चालक मोहन भागवत ने मुंबई में देश की युवा पीढ़ी यानी जेन जी और जेन अल्फा के हजारों स्टूडेंट्स के साथ एक विशेष संवाद करना जरूरी समझा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और 2029 के आम चुनाव तक जेन जी और जेन अल्फा के युवा देश के वोट बैंक का सबसे बड़ा निर्णायक हिस्सा होंगे। तो आज इसी पर करेंगे खास चर्चा और अपने गेस्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जेनजी की नाराजगी दूर करने के लिए और क्या ये वो वोट बैंक है राजनीति को साधने के लिए, जिसके लिए अब तमाम विपक्षी दल से लेकर सत्ता दल उनसे बातचीत करने, उनके राह पर चलने के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट से लेकर रील तक बनाने की नौबत आ गई है। तो जेनजी की राह पर निकले हैं ये तमाम वरिष्ठ नेता। जेनजी को समझ पाएंगे, जेनजी को समझा पाएंगे अपनी भाषा, इसी पर खास चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जेन जी अब सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड, मीम्स या नए स्लैंग वाली पीढ़ी नहीं, ऐतिहासिक मोड़ मान रहे हैं। अच्छा, ये इस उम्र में मोहन भागवत कोशिश कर रहा है जेन जी से मिलने का, अच्छा बात है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। इस देश की युवाओं ने फोर्स करा है, जहां पर नरेंद्र मोदी को भी रात के 11-11 बजे जाकर इंस्टाग्राम पर रील डालनी पड़ रही है। अब मोहन भागवत का भी जेनजी से बात करने का मन कर रहा है। तो देर से ही क्यों ना हो, लेकिन इन लोगों को अब समझ में आते हो कि जेनजी को इग्नोर नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, बात करनी पड़ेगी और बात करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग देश का भविष्य है। लेकिन इसके बाद में मैं ये कहूंगा कि अगर जेनजी चेहरे होंगे, यंग चेहरे होंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आप 70-80 साल के लोग बात करेंगे तो अच्छी बात है, आप बात करना चाहते हो, लेकिन उससे जेनजी को क्या मिलेगा। इससे पहले जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन पर दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, आज के युवा भटके नहीं हैं, बल्कि उन्हें सही मार्गदर्शन और संवाद की जरूरत है। आज की नई पीढ़ी बहुत सारे सवाल पूछती है, हमें आदेश देने की बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए। उन्हें हर बात के पीछे का तर्क समझाना चाहिए, ना कि आदेश देना चाहिए। संवाद के जरिए ही उन्हें सही दिशा दिखाई जा सकती है। हम मनमानी करेंगे, शक्ति से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट रूप से माना था कि अब केवल आज्ञाकारिता का 0.2% है। जंतर मंतर पर नीट छात्रों के आंदोलन के बाद संघ प्रमुख का सीधे जेन जी और जेन अल्फा से जुड़ने का यह फैसला साबित करता है कि भारतीय राजनीति और सामाजिक ताने बाने में अब नई पीढ़ी का दबदबा बढ़ रहा है। देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन भी इस नई बयार के साथ खुद को ढालने के लिए तैयार दिख रहा है। और इसी पर खास मेहमानों से चर्चा भी करेंगे। जेनजी की जरूरत क्यों हो रही है, उनको मनाने, उनसे संवाद करने के पीछे का तर्क क्या है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जो पैनल में चर्चा के लिए शामिल हो रहे हैं, समीर भाकरे बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है, स्वागत है सर आपका। रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा कुलदीप ओझा छात्र नेता हैं एनएसयूआई से, सर आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज त्यागी आरएसएस कार्यकर्ता हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत। अभिषेक अहलावत राजनीतिक विश्लेषक है इस वक्त हमारे साथ पैनल में, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी मनोज त्यागी जी आपसे ही। आखिर ये स्टूडेंट्स जेन जी, जेन अल्फा, इनसे संवाद करने की जरूरत क्यों आन पड़ी?
नमस्कार। हेलो, जी सर, जी हम सुन रहे हैं आपको। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आपने अभी जो प्रश्न किया एक बार दोबारा दोहराइए उसको। सवाल सर मेरा ये है कि आखिर जेन जी जेन अल्फा से संवाद करने का मतलब इतना महत्वपूर्ण क्या तर्क है कि अब इनसे संवाद किया जा रहा है? देखिए, आज आप इसको कह रहे हैं जनजी संवाद कि क्यों आवश्यकता है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है। मेरे विचार में ये संघ की परंपरा पहले से रही है और हम उसको युवा संवाद, तरुण संवाद ऐसा करके पहले से कहते रहे हैं और विद्यार्थियों का कार्य ही संघ का मेन कार्य रहा है। तो उसमें अलग हटकर तो कोई हम विषय नहीं ले रहे हैं। माननीय मोहन भागवत जी समय समय पर युवा शिविर में, तरुण शिविर में, वर्गों में, ट्रेनिंग कैंपों में और विचार गोष्ठियों में अक्सर पहले से भागीदारी होती रही है। ये तो आप लोगों के द्वारा बनाया गया कि आज हम लोग युवाओं के साथ स्पेशली संवाद कर रहे हैं। देश के अंदर विभिन्न विषयों पर, समय समय परिस्थितियों पर, समकालीन विषयों पर लगातार पहले से भी चर्चाएं होती रही हैं बहन जी। आज का विषय नहीं है ये संघ के अपने रूटीन के उसमें है। अब की बार पत्रकारों का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इसको एक विशेष रूप में लेने का प्रयास किया है। ठीक है, लेकिन सर जिस तरह से युवाओं का जोश बदल रहा है, युवाओं की सोच बदल रही है, तो अब ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या ये जो युवा हैं, आजकल की जो पीढ़ी है, वो कितना समझ पाती है इस तरह से संवाद और आरएसएस को कनेक्ट कितना कर पाती है, क्योंकि इसमें अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग सोचने समझने का तरीका है। और मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि ये वो जेनजी हैं, ये वो युवा हैं जिनको आप आदेश नहीं दे सकते, जिनको आप प्यार से समझा सकते हैं। तो इसीलिए मैं जानना चाह रही थी कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और कैसे संवाद किया जाएगा इन जेनजी से, इन युवा पीढ़ी से, जो आगे आने वाले वक्त में भारतीय संस्कृति के लिए बहुत अहम है। और सवाल मेरा सर आपसे ये भी है, क्योंकि जब हम बात जेनजी की करें, मैं यहाँ पर कुलदीप से भी समझूंगी कि वो किस तरह से इसको ले रहे हैं, राजनीति की बात हो रही है, लेकिन आप लोग तो पश्चिमी सभ्यता जो है उस पर कई टिप्पणी कर चुके हैं, वेस्टर्न कल्चर को लेकर कई तरह के बयान आप लोगों के आए हैं। तो आपको लग रहा है कि जेनजी आप लोगों को समझ पाएगी या आप उनको समझ पाएंगे या समझा पाएंगे? मनोज जी। देखिए, भारत का युवा और राष्ट्रवादी विचार को साथ लेकर चलने वाली युवा पीढ़ी हमेशा से संघ को समझती रही है और संघ के विषय में बड़ी स्पष्ट रही है। आज भी हमको पूर्ण विश्वास है कि ये नई युवा पीढ़ी के नाम पर जिसको हम कह रहे हैं वो नहीं समझेगी। इस देश का युवा कभी नहीं चाहता कि भारत के अंदर विध्वंस की राजनीति की जाए, भारत के अंदर कभी भी तोड़ फोड़ की राजनीति की जाए, चाहे वो कोई भी समय रहा हो, वर्तमान का समय हो। ये एक परिदृश्य गढ़ा गया या बनाने का प्रयास किया गया जो आज आपको दिख रहा है भारत का। लेकिन वास्तविक युवा आज भी भारत की उन्नति चाहता है, विस्तार चाहता है, आपसी सामंजस्य का चाहता है। उसमें कोई अलग हटकर विषय नहीं है। ठीक है, भारत और रही बात हाँ बोलिए। रही बात समझने और समझाने की, अगर कोई ऐसा विषय आता है, उनके विषय में मन में कोई विषय है, तो उनके अगर प्रश्न है तो उसका समाधान भी खोजा जाएगा। घर के अंदर बात नहीं करेगा व्यक्ति तो कहाँ बात करेगा? ओके कुलदीप जी आप ठीक है कुलदीप जी। कोई एरोगेंसी, देखिए हर चीज का हल जो है वो टेबल पर बैठकर होता है। घर में भी अगर हम पिता से नाराज होते हैं तो माँ को मीडिएटर बनाकर बात करते हैं। अगर माँ से कोई बात होती है तो पिता को रखते हैं, पिता और माँ से अगर कोई बात होती है तो भाई बहन किसी को हम रखकर अपने बातों का समाधान करते हैं। उसका हल ये तो नहीं है ना घर में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दें। ठीक है कुलदीप, कैसे ले रहे हैं आप, बताइए। नीतू जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि 21 जुलाई को जो जंतर मंतर पर यही जेनजी जब खड़ी थी पेपर लीक के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, उस दिन इस पीढ़ी को संवाद नहीं लाठी मिली थी। मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे ताकि बच्चे पहुंच ना पाए। और साथ में भागवत जी, जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि मुंबई में वो ऑडिटोरियम में
माइक के साथ जेनजी को संबोधित कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भागवत जी कहते हैं कि अभी हैदराबाद जब गए थे ये महाशय, तो इनने जेनजी पे कुछ टिप्पणियां की थी। उसमें एक महत्वपूर्ण टिप्पणी ये थी कि जेनजी जल्दी भावुक हो जाती है, ठंडे दिमाग से सोचती नहीं। सर, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि ये पीढ़ी भावुक नहीं है, ये नाराजगी है, ये भावना नहीं है। हिसाब मांग रहे हैं कि आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था और बदले में छात्रों को मिल क्या रहा है? प्रवचन, पेपर लीक, बच्चे डिग्री लेकर घूम रहे हैं, एडमिशन से लेकर हर एक स्तर पे पूरी तरीके से एक लीक तंत्र, भ्रष्ट तंत्र बना के रख दिया है। और अभी आपको याद आ रहा है जेनजी, जब उसी जेनजी को आप दिल्ली की सड़कों पे अभी भी साथी ने बोला कि तोड़फोड़, अरे भाई तोड़फोड़ नहीं, वो शांति से गांधीवादी तरीके से जंतर मंतर पे बैठे थे। वायलेंस दिल्ली पुलिस ने स्टार्ट किया और इसी संघी सरकार के आदेश पे, अमित शाह के आदेश पे, तो बात को घुमाया ना जाए। ठीक है, कुल मिला के बात लेकिन कुलदीप, आपने ठीक है, आपने कहा कि मोहन भागवत ने कहा कि ये बहुत जल्दी जो ठंडे दिमाग के नहीं है, बहुत जल्दी अपना आपा खो देते हैं। लेकिन उस प्रोटेस्ट में हमने उन स्टूडेंट्स को भी देखा ना जो पीएम नरेंद्र मोदी को गाली भी दे रहे हैं, वो भी तो लगभग 16, 17, 18, 20, 22 साल, 23 साल के बच्चे हैं। तो बात तो सब स्टूडेंट्स की हो रही है, बात तो सारे युवाओं की हो रही है, चाहे उसमें अश्लील बातें करने वाले भी हो और उसमें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले भी हो, तो सभी को लेकर बातें हो रही हैं। हाँ, बोलिए। नहीं, बात तो होनी भी चाहिए। हाँ। एक स्वच्छ समाज में बात होनी भी चाहिए एकदम तार्किक रूप से। बट मेरा पॉइंट ये है कि आप जेनेसिस को समझिए। ठीक है, ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, कहां से आया, क्यों हो रहा है, सिस्टम में कौन है, पेपर लीक्स कैसे हो रहे हैं। ठीक है, नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। छात्रों को आपने पेपर लीक सिस्टम, इनसे सबसे सवाल किया, लेकिन जिस तरह से मनोज जी का समझाना था कि अगर घर में कोई भी तू मैं हो रही है या किसी तरह का क्लैश हो रहा है, घर में नीतू जी, घर में डंडे से नहीं समझाया जाता। हाँ, डंडा मार के कई पेरेंट्स उससे भी समझाते हैं, उससे भी समझाते हैं, कई पेरेंट्स उससे भी समझाते हैं। और कुलदीप जी, नहीं, डंडे की बात, छात्राओं के साथ बदतमीजी करके, ईव टीजिंग करके, प्रॉपर वीडियो एविडेंस देख रहे, पूरा देश देख रहा है, पूरे जेएनजी देख रहा है। आप बात कर रहे हैं कि कौन पीछे है, सीधा सा। ठीक है, 10 सेकंड मनोज जी, फिर मैं रविंद्र जी के पास आऊंगी, बाकी पैनलिस्ट के पास आऊंगी। 10 सेकंड, हाँ बोलिए, जवाब दीजिए, कैसे कनेक्ट करेंगे सर आप? कुलदीप जी, आपने जो बात कही कि जेनजी को डंडे से नहीं समझाया जा सकता, और डंडे का इस्तेमाल पुलिस ने नहीं किया है, पहले उस उपद्रवियों ने किया, जो वहां एलिमेंट्स आए हुए थे, उन लोगों ने वहां तोड़फोड़ की है। आप गलत नहीं कीजिए, मिसगाइड नहीं कीजिए देश को। टीवी चैनल के माध्यम से आप गलत नहीं, सब वीडियो पूरे देश ने देखा है। आप टीवी चैनल में बैठते झूठ तो नहीं बोलिए कम से कम। एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस वालों को, पूरे वालों को, ठीक है, आज सिर्फ इस बात का नहीं है कि क्या हुआ था जंतर मंतर पर। ओके कुलदीप जी, मनोज जी, आज सिर्फ बात इसके लिए नहीं है कि पेपर लीक को लेकर क्या हुआ जंतर मंतर पर। अब जो युवा पीढ़ी है उसको कैसे सरकार समझा पाएगी, उसके साथ कैसे कनेक्ट हो रही है, ये समझने वाली बात होगी। रविंद्र जी यहाँ पर, ठीक है, मैं आती हूँ सर, आती हूँ, मनोज जी आती हूँ आपके पास। रविंद्र जी, हाँ रविंद्र जी, कैसे देख रहे हैं मोहन भागवत अलग अलग शहरों में स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं, राहुल गांधी आपके सहयोगी दल वो भी स्टूडेंट्स के साथ उनके बीच पहुंच रहे हैं, गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दल जो है वो स्टूडेंट्स के बीच, युवाओं के बीच पहुंच रहे हैं। ये प्रोटेस्ट जो हुआ उसके बाद बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा नाराजगी स्टूडेंट्स की हो गई, बच्चों की हो गई। नीतू जी, एक अनुरोध करूंगा जी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जरूर मेरा विरोध करेंगे बोलते समय, उनको आप रोकिएगा जरा। ठीक है, सभी अपनी अपनी बारी में बोलिएगा, मैं अपील करती हूँ सभी से। देखिए, मुख्य विषय है आरएसएस और जेएनजी, बहुत नजदीक का संबंध है आरएसएस और जेएनजी का। उसके लिए आरएसएस को समझना पड़ेगा। आरएसएस का जो उदय होता है डॉक्टर हेडगेवार से, जो एक बहुत निश्चित कांग्रेसी थे, एक बदले की भावना से प्रेरित होकर
वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाते हैं, उसमें हिंदू शब्द कहीं नहीं डालते हैं। 1925 में 24 में बल्कि एक दंगा होता है मुंबई में, उसके बाद से संगठन का उदय होता है। तो इसका बेसिक उदय है वो भारतीय संस्कृति, भारतीय आचार व्यवहार और भारतीय सोच के खिलाफ रहा। ठीक है। और हमेशा आरएसएस एक गुप्त संगठन बना रहा, आज तक संगठन के रूप में स्थापित नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसके तमाम 2500 संगठन हैं लेकिन नहीं है, आरएसएस एक संगठन के रूप में स्थापित नहीं है। थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें तब जंजी से संबंध बताएंगे इनका। जब हम 1930 में पूर्ण स्वराज आंदोलन मना रहे थे और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा था कि तिरंगा फहराया जाए, तो डॉक्टर हेडगेवार ने मना कर दिया अपने संगठन को। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता सेनानी मना रहे थे तो आरएसएस ने मना कर दिया था इस आंदोलन में भाग लेने के लिए। फिर उसके बाद एक भारत विरोधी फजलुल हक नाम का व्यक्ति था, इनसे जुड़ा एक राजनीतिक संगठन उसके साथ मिलके सरकार बनाता है और फजलुल हक भारत का बंटवारा करवाता है और उसका जाके पाकिस्तान का फजलुल हक गृह मंत्री बन जाता है। जब भारत आजाद होता है तो ये संविधान का विरोध करते हैं, जब भारत आजाद होता है तो ये भारतीय झंडे का विरोध करते हैं और अमेरिका से और पाकिस्तान से इनके लगातार संबंध बने रहते हैं। अब आता हूं जंजी पर, जंजी से क्या संबंध है। आरएसएस का जंजी से बहुत नजदीक का संबंध है, शायद हम राजनीतिक पार्टियों का भी उतना संबंध नहीं है, क्योंकि ये जंजी के दिमाग को एक वायरस से संक्रमित करते हैं और उसके लिए शाखा का प्रयोग करते हैं। उससे आगे बढ़ जाए तो एक संस्था बनाई है इन्होंने विद्या भारती, उसके माध्यम से प्रयोग करते हैं। उसके माध्यम से ये देश के बच्चों और युवाओं के मस्तिष्क में विज्ञान विरोधी बातें डालते हैं, इंसान विरोधी बातें डालते हैं, भारत विरोधी डालते हैं, संविधान विरोधी बातें डालते हैं और हमेशा आरक्षण का विरोध करेंगे या संविधान की जो मूलभूत भावना है उसका विरोध करेंगे। अब बात आया है कि इन लोगों ने ये 100 साल कर लिया, 100 साल करने के बाद एक बड़ा संगठन बना लिया। सारे जंजी थे, आज जो कहीं कहीं वाइस वीसी बने हुए हैं, मंत्री बने हुए, सब जंजी ही थे। इतना क्लोज संबंध है इनका। आज चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या उनसे नीचे वाले हो, सब जंजी थे आरएसएस के। लेकिन इन्होंने देख लिया कि जो वर्तमान जंजी है या बिना विज्ञान के नहीं चल सकती है, बिना विज्ञान के बात करिएगा, अतार्किक बात करिएगा, जंजी नहीं मानेगी। ठीक है। और आप उनको खाली झूठा राष्ट्र प्रेम की बात करिएगा, नहीं मानेगी। वो राष्ट्र प्रेम को मानती है कि राष्ट्र प्रगति पे चले, अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़े, तब मानेगी। इसीलिए जो वर्तमान पीढ़ियां हैं। ठीक है सर, लेकिन मेरा तो 2 सवाल था ना, सिर्फ आरएसएस को लेकर मैंने आपको सुना भी, मैंने बीच में टोका भी नहीं। कांग्रेस भी गूंज यात्रा कर रही है स्टूडेंट्स के साथ, उस पर भी प्रकाश डालिए। जितनी भी विपक्ष हम भी चला रहे हैं, पीडी पाठशालाएं चला रहे हैं हम लोग, जो कांग्रेस भी चला रही है। कांग्रेस में अभी कोटा में श्री राहुल गांधी जी ने जाके एक सभा किया था, कोई पॉलिटिकल मंच नहीं था, इनका पूरा पॉलिटिकल मंच होता है। ठीक। ये विज्ञान से दूर भागते हैं, हम केवल और केवल विज्ञान की बात करते हैं। इन दोनों का अंतर बता दें, विज्ञान के साथ आप चलेंगे तो ईरान बनेंगे, विज्ञान का विरोध करेंगे तो आप पाकिस्तान बनेंगे। ठीक है। और ये पाकिस्तान बनाना चाहते हैं भारत को। ओके, मैं इसका आंसर लूंगी मनोज जी, लेकिन उससे पहले समीर जी के पास आएंगे, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, और फिर अभिषेक जी के पास। समीर जी, क्योंकि आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आरएसएस जो है वो बीजेपी की मदद कर रही है युवाओं से बातचीत करके, उनको याद कर, क्योंकि ये सभी भली भांति जानते हैं कि बिना युवाओं की राजनीति नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ा वोट बैंक युवाओं का है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए पिच तैयार कर रही है आरएसएस, जो अभी इस वक्त हुआ है पेपर लीक को लेकर, जो नाराजगी है। मैं आती हूँ मनोज जी आपके पास। हाँ, बोलिए। देखिए नीतू जी, आप पहले समझिए, परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत हमेशा से संवाद में विश्वास करते हैं। आज से नहीं, जब से वो संघ के स्वयंसेवक है तब से सभी से संवाद करते हैं। और दूसरी बात ऐसी है, संघ 100 साल से चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण में के कार्य में जुड़ा है। संघ में सभी युवक जाते हैं, चाहे वो प्रभात शाखा हो क्या सायन शाखा हो। तो ऐसा है कि जेनजी से संवाद आज का नहीं है, ये 100 साल से हमारा चल रहा है। और दूसरा, जो आज समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे थे, मैं भी चाहूंगा वो बीच में ना बोले, क्योंकि उनका जो इतिहास का ज्ञान है
वो एक लेफ्टिस्ट हिस्टरी ने क्या क्या कैसे कैसे स्टूडेंट पैदा किए हमारे देश में, उसका एक उदाहरण है रविंद्र जी, क्योंकि उनको कुछ भी संघ का ज्ञान नहीं है, संघ के जो प्रिंसिपल्स है उसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो संघ हमेशा संवाद में विश्वास करता है। और दूसरी बात ऐसी है कि संघ कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं, संघ तो राष्ट्र निर्माण चरित्र निर्माण का काम करता है। और मुझे पूछना है, देश का जवान भी जेन जी है, देश का किसान भी जेन जी है, अंतरिक्ष में यान पहुंचाने वाला व्यक्ति भी जेन जी है, और क्रिकेट के मैदान में परफॉर्म करने वाला वैभव सूर्यवंशी भी जेन जी है। तो एक प्रकार के मतलब एक टाइपकास्ट कर देना कि ये जो जंतर मंतर के लोग थे वही सिर्फ जेन जी थे, उसमें तो 2873 लोग क्रिमिनल पाए गए। तो मुझे ऐसा लगता है आज के जनरेशन में जो आज एक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि इंस्टाग्राम की 90 सेकंड की रील आप देखते हैं, कोई सवाल भी पूछते हैं तो उसका आंसर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेते हैं। तो एक है ऐसे जनरेशन को बहकावे में ना आने के लिए संवाद जरूरी है। अच्छा, और संवाद के साथ कन्विक्शन हमारा है, हम राष्ट्र निर्माण की चीजों में उनका ध्यान ये करेंगे। तो संवाद अगर कर रहे हैं तो सभी ने इसका स्वागत करना चाहिए। तो मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं रखती। और संघ के इसमें या भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा स्टूडेंट का संगठन है। लेकिन समीर जी, मुझे आप लोगों से बातचीत करते वक्त एक बात याद आ गई। पिछले साल और उससे एक साल पहले, मतलब 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं, अगर कोई नेता युवाओं से कनेक्ट होता था, वो रील बनाता था, तो लोग कहते कि ये रील वाला नेता है, ये इसकी पार्टी रील वाली है, सोशल मीडिया वाली पार्टी है। अब तो हर पार्टी सोशल मीडिया और रील बना रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए नीतू जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ऐसे देश के नेता थे जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस बहुत मतलब पहले से है। तो आज नरेंद्र मोदी जी कोई आज से नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी आज सोशल मीडिया पे आई है। लेकिन एक सोशल मीडिया पे अभी आपने कल की खबर देखी होगी, मेटा ने खुद माना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का वीडियो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है। और एक प्रकार का एल्गोरिदम चला के ये जो सीजेपी के प्रोटेस्ट किया है उसको बढ़ाने की चढ़ाने की कोशिश की। तो एक देश के खिलाफ षड्यंत्र भी इन्होंने सोशल मीडिया वालों ने किया है। तो उसको जवाब देने के लिए आप तो संवाद करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी हमेशा संवाद करते, उन्होंने तो आज जब मुख्यमंत्री थे तब भी वैसे ही संवाद था, जब संघ के प्रचारक थे तब भी वो संवाद करते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे तब भी संवाद करते थे। और प्रधानमंत्री के रूप में तो उनका संवाद सभी से होता है। वो हर बार कोई क्रिकेट की टीम आए उनसे संवाद करते, युवाओं से संवाद करते, हर योगा पे संवाद करते। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को रील लेकिन जो अब के जो युवा हैं वो रील फॉर्मेट में पीएम नरेंद्र मोदी को अभी उन्होंने देखा, उनकी पहली रील आई, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, बैक टू बैक रील आई। तो अब जो जेंजी हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी को रील पर इस तरह से देख रहे हैं। सोशल मीडिया प्रेस जो ये संबोधन होता है उसमें तो सुना ही गया है, लेकिन रील फॉर्मेट में अब पीएम नरेंद्र मोदी को यहाँ पर स्टूडेंट्स ने देखा है। खैर, मैं आगे आपसे जवाब लूंगी। अभिषेक जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को? जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, झारखंड में जो कुछ हो रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, इस वक्त जो पार्टियां हैं उनको इतनी टेंशन हो गई कि अगर ये युवा वोट बैंक हमसे नाराज रहेगा तो आगे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। नीतू जी, सर्वप्रथम जितने भी मेरे से उम्र के बड़े लोग हैं जो इस समय काफी मैच्योर हो चुके हैं, मेरी दरख्वास्त होगी कि वो मेरी बातों का बुरा न माने। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान के इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए उसमें सबसे ज्यादा बलि हमेशा युवाओं ने दी। एक उम्र होती है, मेरे आदर्श जो शहीद भगत सिंह थे वो केवल 23 साल 18 दिन के थे जब फांसी पे चढ़ा दिए गए। शहीद उधम सिंह भी बहुत ही कम उम्र के, उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो जनजी थे। तो एक उम्र होती है जब इंसान ज्यादा सोचता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एक जुनून होता है, एक हिम्मत होती है और वो कुछ भी कर गुजरने की लेकिन अभिषेक जी, आप इस बात को तो मानते हैं कि उस जमाने का युवा और इस जमाने के युवा में बहुत फर्क है? नहीं, केवल हालात बदले हैं। हाँ। केवल आज की तारीख में संवाद के जो माध्यम हैं वो बदल गए हैं। ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि जब भगत सिंह इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, जब वो अपनी आहुति देने के लिए तैयार थे, जब चंद्रशेखर आजाद इतनी बड़ी स्टूडेंट मुहिम चल रही थी, तो अगर सोशल मीडिया के दम पे चल रही थी, क्या इतनी जो ब्रिटिशर्स की इतनी भयानक हमारे ऊपर प्रताड़ित करने वाली सरकार थी, क्या वो केवल सोशल मीडिया अगर होती तो कुछ अलग होती? ऐसा नहीं। हर समय आप 77 के बाद की राजनीति देखिए, मुलायम सिंह जी को, लालू प्रसाद यादव जी को, ये रामविलास पासवान जी, ये सब लोग युवा नेता ही थे और ये गैर कांग्रेस और गैर संघ के लोग थे। ये उस जमाने की युवा पीढ़ी थे। आज ये बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, परंतु इन्होंने जब शुरुआत की थी
तो ये कोई चौधरी चरण सिंह के चेले हुआ करते थे, कोई मोरारजी, कोई लोहिया जी के पीछे। ठीक है, लेकिन आप जिनको आज वरिष्ठ कह रहे हैं, अभिजीत दीप के तो यही कह रहे हैं ना कि 70-80 साल वाला शख्स कैसे हमसे बात कर सकता है, हमको कैसे समझा सकता है। कोई यंग रिप्रेजेंटेटर हो तो उससे तो बात की जा सकती है। तो क्या यंग पर्सन को यंग रिप्रेजेंटेटर ही चाहिए तभी वो बात समझ पाएगा? या क्योंकि अभी तक तो सर हमने यही पढ़ा है ना कि अनुभव इतना बड़ा है कि आप अगर अपने छोटों को सिखा रहे हैं तो इसका मतलब आपने वो अरसा जिया है, वो बरसा जिया है आपने, तभी आप बता रहे हैं और समझा रहे हैं। नीतू जी, एक इंग्लिश में कहावत है, बीन देयर डन दैट। यहाँ जहां तुम आज पीढ़ी पे जिस उम्र की तुम उस पे खड़े हो, हम वहां से निकल चुके हैं। और जो तुम काम कर रहे हो सकता है इससे ज्यादा हम कर चुके हैं। आज तो मीडिया के माध्यम से हर मोबाइल में कैमरे हैं, बड़ी जल्दी वीडियोस बन जाती है। हमने भी छात्र आंदोलन किए, हमारे टाइम पे भी खूब छात्र आंदोलन हुए और लाठी डंडे बड़ी उनमें तन्मयता से पुलिस के खाए, पर कभी ये नहीं कहा कि डिक्टेटरशिप हो गई है। ये हमारा अधिकार है विरोध करना और हमें मालूम है पुलिस ये कार्रवाई करेगी, परंतु ये पहली बार हो रहा है, ये सुन के हास्यास्पद लगता है। कांग्रेस का सेवा दल हुआ करता था, वो बहुत ही मजबूत एक संगठन हुआ करता था। शीर्ष का गांधी परिवार की शायद उनके तरफ जो शीर्ष नेतृत्व था कांग्रेस का, उनकी एक तरीके से उनकी तरफ लापरवाही कह दीजिए कि आज वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, वरना सेवा दल हुआ करता था। सपा का भी युवा दल जो हुआ करता था, वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग हुआ करता था। आज की तारीख में इनके नेताओं ने कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज किया। अखिलेश यादव जिस समय आए थे मायावती जी के खिलाफ, जब उन्होंने अपने चुनाव के लिए प्रचार शुरू किया था, तो उस समय उन्हें युवा चेहरे के तौर पे बड़ी शान से देश की, उत्तर प्रदेश की जनता ने सीएम पहुंचाया था। ये कोई नई बात नहीं हो रही। नीतू जी, मैं इसमें आखिरी बात जोड़ना चाहूंगा कि इस देश में ये हमेशा से हुआ है, केवल दो वर्ग हुए हैं जिन्होंने आंदोलन किया, एक युवा वर्ग और एक किसान वर्ग, और दोनों को इन राजनीतिक संगठनों ने ठगा है। केवल अपने लिए कैनन फोडर की तरह इस्तेमाल किया गया है, युवाओं को मरवाया गया है हमेशा से, किसानों को धोखा दिया गया है हमेशा से। लोगों ने गरीबी हटाओ के नाम पे चुनाव लड़े, चुनाव जीते, परंतु ना कभी युवाओं की कभी चिंता करी गई है और ना ही किसानों की चिंता की गई। मनोज जी, फिर क्या नीट के नाम पे जो आंदोलन हुआ, ये हिपोक्रेट है। ये केवल उन जगहों पे तो आंदोलनों का समर्थन करते हैं। ठीक है, मैं समझ गई अभिषेक जी, लेकिन मनोज जी, आपने सभी को सुना, कुलदीप को भी आपने सुना। अब आप मुझे ये बताइएगा और समझाइएगा कि जो रविंद्र जी इतना कह रहे थे कि किस तरह से ये संगठन हुआ, क्या क्या अभी तक हुआ स्वतंत्रता से पहले और अब क्या कुछ रहा, तो अब ऐसे में क्या आरएसएस इन युवाओं से मिलकर, इनसे बात करके अपनी विचारधाराओं को भी बदलेगी, युवाओं की जैसे होगी? क्योंकि समझाने से पहले तो हमें समझना पड़ेगा किसी भी टॉपिक को। मैं रविंद्र जी की सभी बातों से अनभिज्ञ हूं और उनकी समझदारी पर मुझे प्रश्न चिन्ह लगता है। इतिहास उनका, जितना उनका ज्ञान है, मुझे उनकी इन बातों से स्पष्ट हुआ कि संघ कैसे स्थापित हुआ, कैसे बना। अगर वो ये जानते हैं, मेरा उनसे एक निवेदन है आज की डेट में भी, अगर आपको संघ समझना है तो संघ की शाखा पर आकर देखिए। आदरणीय मेरे बड़े हैं, मेरे मित्र हैं, मेरा उनसे यही कहना है, केवल राजनीतिक चश्मे से संघ को ना देखिए। संघ आज भी सांस्कृतिक विचार के साथ चलने वाला संगठन है। संघ की जो परंपराएं और परिपाटी है वो भारतीय रूप से चलती चलाती है। लेकिन मनोज जी, ये जो यंगस्टर है, ये पश्चिमी, ये वेस्टर्न कल्चर को भी अपना रहे हैं, अपनाते हैं। आज भी संघ हमेशा से विचारणीय और प्रगतिशील रहा है, परिवर्तनीय रहा है, प्रगतिशील रहा है। संघ में अगर प्रगतिशीलता ना होती और खटियानुसी बातें होती जिस प्रकार की पहले से होती, तो संघ का ड्रेस कोड चेंज नहीं होता। आज संघ ने आवश्यकता समझी युवाओं को अधिक से अधिक नजदीक लाने का विषय जो है, और संघ आज भी युवा संगठन है। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। हम वक्त के साथ बदलते हैं और चेंजेस जो है हमारे लाइफ का फंडामेंटल रूल है, हम जानते भी हैं कि ये होना भी चाहिए। भाई, अपने कुलदीप जी से और प्रदीप जी से पूछना चाहूंगा, क्या कांग्रेस के राज में कभी कोई पेपर लीक नहीं हुए? और अभी जहां जहां स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है,
उन जगहों पर एनएसयूआई का क्या स्टैंड है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो लेकिन उसका लेकिन भी तो लेकिन पर्सन एक चीज बताए ना। और सर, एक चीज और, मैं कुलदीप के पंजाब- पास आती हूँ, हाँ आ रही हूँ, लेकिन एक चीज और, झारखंड, ये पंजाब, जो ये जो स्टूडेंट्स हैं, केरल में जो सर आज इनके नेता मनोज जी, जाकर यहाँ पर प्रदर्शन लेकर खड़े हो जाते हैं, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर लेते हैं, वो जाकर क्यों नहीं केरल का घेराव किया? वो क्यों लाठीचार्ज और वाटर कैनन चला रहे हैं? क्या दिल्ली में वाटर कैनन चला क्या? ठीक है, ये लेकिन कुलदीप जी को सोचना चाहिए। एनएसयूआई का एजेंडा इनका अगर इतना ही मजबूत रहा होता, लेकिन एक तो चीज आज और तक मुझे दिल्ली मुझे ये यूनिवर्सिटी बताइए के चुनाव नहीं कि आते। क्या अब इन जेनजी और जेन अल्फा के साथ आप लोग अपनी विचारधाराओं में डेवलपमेंट लाएंगे, सोच में डेवलपमेंट लाएंगे? क्या सबको साथ लेकर चलेंगे? मनोज जी। हाँ जी, हाँ, दोबारा से एक बार करें। विचारधाराएं आरएसएस की अब बदलेंगी क्या? विचारधारा से कोई आरएसएस ना पहले बदला है ना आज बदलेगा। विचार तो सर कैसे कैसे युवाओं से कनेक्ट होगा? संघ कैसे युवाओं से कनेक्ट होगा? संघ आज भी मेरे पास, मुझे जो जानकारी है, दिल्ली शहर की जानकारी बता रहा हूं, पिछले 15 दिन के अंदर अंदर संघ से ज्वाइन आरएसएस के माध्यम से 3000 एप्लीकेशनें आई हैं दिल्ली की। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ निकालना चाहिए कि वो जेनजी आरएसएस के विचार से दूर जा रहा है या नजदीक आना चाह रहा है? 3000 न्यू एप्लीकेशन। ओके ओके, कुलदीप आप आंसर देंगे? कुलदीप, सबसे पहले तो एक आंसर ये दीजिए, अभिजीत दीप के कह रहे हैं कि भाई 70-80 साल का सीनियर कैसे हमें समझा सकता है, हमें तो यंग रिप्रेजेंटेटर हो तो वही समझा पाएगा। तो क्या आप सीनियर्स नहीं समझा पाएंगे किसी को, युवाओं को? नीतू जी, सबसे पहले तो मैं अभिषेक भाई की सभी आर्गुमेंट से मैं सहमति जताते हुए आपके सवाल का जवाब दूंगा कि देखिए, सवाल ये नहीं है कि जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी है वो जेनजी को समझा पाएगी कि नहीं। सवाल असल में ये है कि जैसे मोहन भागवत जी ने खुद बोला था कि युवाओं को आप डिक्टेशन नहीं, उनको अभी तर्क चाहिए, लॉजिक चाहिए। तो फिर इसको आप समझिए कि तो फिर सवाल पूछने वाले जो छात्र हैं उनको अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों कहा जाता है? तो असल मसला ये नहीं है कि कोई यहां जेनजी वर्सेस मिलेनियम या फिर कुछ ऐसा चल रहा है, मतलब बुजुर्ग वर्सेस यंग, ठीक, ऐसा कोई डिबेट है ही नहीं। ये जबरदस्ती का फैलाया जा रहा है, ठीक है ना, केटर किया जा रहा है। असल में सवाल ये है कि जब आज का जो जनरेशन है, जेनजी है, वो सवाल पूछना चाहता है, आप जब वो सवाल पूछता है एकदम वाजिब सवाल, तो उसको आप डिसमिस कर देते हो। आप कभी अर्बन नक्सल का टैग दे दोगे, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग। आपके इसी सरकार के जो एजुकेशन मिनिस्टर, जो शिक्षा मंत्री थे, उन्हें खुद मीडिया में जाकर बोला कि वहां तो दहशतगर्द बैठे हुए हैं, देशद्रोही बैठे हुए हैं। और जो सवाल मनोज जी का मुझसे ये था कि एनएसयूआई का क्या स्टैंड है इस पे, तरह की आजादी के नारे लगे, आपने सुना था कि जंतर मंतर पे किस चीज से आजादी चाहिए इस देश के युवाओं को? इस तरीके का नैरेटिव फैलाना आप लोग बंद कीजिए। जेनजी देख रहा है, ठीक है ना, और पकड़ उसकी होती है जो जवाब देता है। उपदेश नहीं। मुझे एक चीज और बताइए, जिस दिन जेनजी का सवाल स्क्रीन पर आएगा और मंच से जवाब आएगा, आप उस दिन कहिएगा कि पकड़ आपकी है। और जहां आप सवाल कर रहे हैं, जेनजी का सवाल ही मंच पर आया है, स्क्रीन पर आया है, तो वो सरकार तक सवाल पहुंचा है, स्क्रीन पर आया है, सवाल पहुंचा है, फिर काम भी हुआ। और एनएसयूआई तमाम देश में छात्रों की गूंज, जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे राहुल जी खुद लीड कर रहे हैं, और अभी 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों के बीच वो जा रहे हैं, और ऐसे ही वो रांची भी गए। अभी साथी ने सवाल किया था कि झारखंड में एनएसयूआई क्या कर रही है। सर, रांची में हमारा कल भी प्रोटेस्ट था, अभी भी चल रहा है प्रोटेस्ट। तो आप पहले लेकिन कुलदीप, सवाल ये भी उठा कि कांग्रेस पार्टी नहीं है वहां पर।
जो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में लगातार स्टूडेंट्स को साथ ला लाकर मीडिया के सामने बातें रख रही है कि क्या कुछ हुआ था प्रोटेस्ट के दिन, आज वो कांग्रेस पार्टी झारखंड में नजर नहीं आ रही है। नीतू जी, आप इस बात को समझिए, आप इस बात को समझिए, क्या रांची में, झारखंड में छात्रों के साथ वही बर्ताव हुआ जो दिल्ली में जंतर मंतर में हुआ? नहीं, वहां तो स्टूडेंट्स ने कोड ऑफ कंडक्ट लगाया है ना, बनाया कि यहाँ कोई राजनीतिक भाषण नहीं होगा, यहाँ कोई स्टूडेंट अश्लील हरकतें नहीं करेगा, कोई बदतमीजी नहीं होगी। वहां तो खुद ही किसी भी राजनीतिक पर्सन को अलाउ नहीं किया गया है, वो खुद स्टूडेंट्स ने बनाया। लेकिन कोई बात भी तो नहीं आई है ना राहुल गांधी की तरफ से झारखंड मामले को लेकर, एक बयान भी नहीं आया। एनएसयूआई मैदान पे थी और आगे भी रहेगी जब तक उन छात्रों को पूरी तरीके से उनकी समस्याएं जो हैं, जो जस्टिस है, उनको जब तक सर्व नहीं होगा तब तक एनएसयूआई जमीन पे रहेगी। रांची लेकिन स्टूडेंट्स ने, बिल्कुल झारखंड के स्टूडेंट्स ने किसी भी राजनीतिक दल को बुलाने से साफ मना किया है। लेकिन जिस नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर आप बात करना चाह रहे हैं, आपका एनएसयूआई सोया हुआ था, इंतजार कर रहा था राहुल गांधी के आदेश का, और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, नीट के जितने भी पदाधिकारी हैं, नेट के, उनके सबके खिलाफ। मनोज जी, आप फैक्ट करेक्ट करके आइए। एनएसयूआई 2024 से नीट पेपर के अगेंस्ट एनएसयूआई 2024 से सड़कों पे है, कैंपस से लेकर सड़कों तक हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, ओके। राहुल गांधी गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं समीर जी, और युवाओं के साथ खुद को कनेक्ट कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। बीजेपी कैसे युवाओं को कनेक्ट करेगी? देखिए, राहुल गांधी जी के कोई भी कनेक्ट में आपने देखा होगा कि कोई भी लोग जुड़ नहीं रहे, ना जंतर मंतर के जो विद्यार्थी है वो भी राहुल गांधी के आंदोलन से नहीं जुड़ रहे थे, ना समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी के नेता जंतर मंतर पे आंदोलन पे जाके अपने एक स्क्रीन स्पेस पाना चाहते हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं को प्रमोट करती है, चाहे हमारे तेजस्वी सूर्या हो, चाहे बंसुरी स्वराज जी हो। आज जो पेपर लीक का कानून, उसमें उन्होंने देखिए क्या भाषण किया। और कुलदीप जी, आपको समझना होगा, आपकी पार्टी और समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवार के लिए चलते हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आप कितनी भी मेहनत करेंगे, आपको मेरिट से वो ऊपर नहीं लेके जाएंगे। कभी आप प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देख सकते। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख सकता है, क्योंकि यहाँ मेहनत और इससे है, कोई परिवार से उसका राजनीतिक जीवन नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी, नीतू जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, युवा जैसा जी की योग्यता मुझे बता दीजिए। ठीक है। एक सवाल आपने नहीं, इनने खुद परिवारवाद को डिस्कशन में ये खुद लाए हैं, तो बस मुझे एक सवाल का उत्तर दे दें कि जय शाह जी का क्या योग्यता है कि वो बीसीसीआई। देखिए कुलदीप जी, आज भारतीय क्रिकेट में, भारतीय महिला क्रिकेट में और भारतीय पुरुष क्रिकेट में कितने बदलाव। नहीं, आप डाइग्रेस मत कीजिए, आप जवाब दीजिए, उनकी योग्यता क्या है? दे रहा हूं ना, अरे मैं आपका जवाब दे रहा हूं, आप सुनिए। राहुल गांधी ये चौथे या पांचवी पीढ़ी के गांधी परिवार के नेता, उनका कौन सा क्वालिफिकेशन है कि वो एक इतने बड़े कांग्रेस पार्टी 125 साल पुरानी का नेतृत्व कर रहे हैं? उनका कौन सा क्वालिफिकेशन था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाया हुआ ऑर्डिनेंस वो फाड़ रहे? तो देखिए, परिवारवादी पार्टियों को ये शोभा नहीं देता। आप लोग चलाते रहिए, गेंदी के साथ भारतीय जनता पार्टी है, आपने रोजगार युवाओं की बात की। अभिषेक जी में जो हो रहा है, अभिषेक जी फिर रविंद्र जी के पास चलेंगे। क्या अभिषेक जी, युवा बहुत बड़ा वोट बैंक बनने जा रहा है, और अब आने वाले वक्त में चुनाव में आपको लगता है कि अभी तक जो जाति धर्म इस पर जो चुनाव लड़ा जाता था, फिर से वही दोहराया जाएगा कि चुनाव लड़ा जाएगा युवाओं पर, चुनाव लड़ा जाएगा महंगाई पर, शिक्षा पर, बेरोजगारी पर? फिर से वो मुद्दे आ रहे हैं युवाओं की वजह से। नीतू जी, मैं बहुत खुश हूं कि ये चुनाव तरीके से आजकल पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही हैं, वो छात्र केंद्रित चल रही हैं, इससे मुझे बहुत खुशी होती है। जब ये जातिवाद से अलग हट जाती है, जब ये धार्मिक राजनीति से अलग हट जाती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छी बात है, ये इस समय हर पार्टी का जो लक्ष्य है वो इस युवा पीढ़ी को एक तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करने का है, क्योंकि ये भी हकीकत भी है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये हकीकत है। परंतु दुख का विषय ये है कि आज तक छात्रों को उनकी ड्यू किसी भी पार्टी, मैं सभी पार्टियों को इसके लिए दोषी मानता हूं, किसी ने भी छात्रों के साथ न्याय नहीं किया है। छात्र आज भी पेपर लीक से पीड़ित है,
जब समाजवादी पार्टी की सत्ता थी तो हमारे यहाँ शिक्षा माफिया खुलेआम शिक्षा के ऊपर उत्तर प्रदेश में राज किए हुए थे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2017 के से पहले यादव सिलेक्शन बोर्ड नाम लिख दिया गया था। और जहां तक जेनजी की बात है तो हमारी जेनजी, ये भले ही मीडिया के माध्यम से वो लोग एम्पलीफाई हो गए हों जिन्होंने गंदी बातें करी, जिन्होंने इस तरह की बातें करी, वरना मैं तो जो ज्ञानेश्वरी यादव जो एक इलेक्ट्रिशियन की बेटी जिन्होंने आज सिल्वर मेडल जीता है कॉमनवेल्थ में, मैं तो उन्हें असली जेनजी का जो प्रतिनिधित्व ऐसे लोगों को देना चाहूंगा। ये जो वहां पे गलत भाषा का अमर्यादित व्यवहार कर रहे थे, ये किसी भी सभ्य समाज में जेनजी को प्लीज इनसे ना जोड़ा जाए। ये एक ऐसे कर्ण थे जो हर उम्र वर्ग में होते हैं। ये जेनजी को प्लीज इससे दूर रखा जाए। ये देश की इमेज के लिए, हमारे जेनजी की इमेज के लिए बेहतर नहीं है। ठीक है रविंद्र जी। हाँ, क्योंकि आपने भी सब लोगों को सुना, क्या अब फिर से वो वक्त आ रहा है जब महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं पर, नौकरी पर, शिक्षा पर सरकार जो है चुनावी लड़ेंगी, इन मुद्दों को रखेगी चुनाव में? क्योंकि अभी तक जाति धर्म पर तो खूब राजनीति हो रही है, लेकिन ये युवा ही है जो अब फिर से वही टॉपिक लेकर आ गए हैं, वही मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर आ गए हैं। नीतू जी, समाज का नेतृत्व हमेशा युवाओं ने ही किया, चाहे पुनर्जागरण का आंदोलन रहा हो, चाहे फ्रांस का आंदोलन रहा हो, चाहे भारत का आंदोलन रहा हो, युवाओं ने ही नेतृत्व किया है। लेकिन युवा अपने बहुत लंबे समय तक उपेक्षा भी बर्दाश्त नहीं करता है चीन छोड़ के। हम वो दिन नहीं भूलते हैं कि जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पे 1979 में 10,000 छात्रों को, युवाओं को कुचल दिया था चीनी सेना ने। एक उदाहरण छोड़ दिया जाए तो युवा कहीं भी निराश नहीं होते। हमारे ज्ञान पे प्रश्न उठाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के द्वारा। कम्युनिस्ट चाइना ने कुचला था जी। आप जिस विचारधारा से आते हैं समाजवाद की, वो कम्युनिस्टों से ही प्रेरित है। प्लीज वो बताइए, वो बीजेपी की विचारधारा नहीं थी चीन में। मैंने आपके ज्ञान को इनवाइट नहीं किया था, सुनना था। जैसे आपको मैंने धैर्य सुना, ठीक है, पार्टियों की विचारधारा नहीं, स्टूडेंट्स की विचारधारा रखी जाए तो ज्यादा बेहतर सुनना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स की बात रखी। मैं कह रहा हूँ कि वो डॉक्टर अलावत की विचारधारा से ग्रस्त था, तो धैर्य रखिए, अभी थोड़ा सुन लीजिए, सुनने का रखा करिए। और प्रोपेगेंडा चलाना आप लोग से ज्यादा आता है हम लोग, अभी चुप रहिएगा, जरा सुनिएगा जरा। मेरे ज्ञान पे प्रश्न उठाया जा रहा था, तो मेरे ज्ञान के बारे में सर संचालक, पूर्व संचालक जो हमारे परिवार से थे, आदरणीय रज्जू भैया जी बताएंगे, हमारे ही परिवार से थे, थोड़ी देर के लिए थे, वो बताएंगे मेरे ज्ञान के बारे में। बालक था मैं उनके सामने। फिर मेरे ज्ञान के बारे में अभी जो वर्तमान में दत्तात्रेय होसबोले जी हैं वही बताएंगे। इन दोनों लोगों के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है मुझे। स्टूडेंट्स को देनी है ना। आप सुन लीजिए, नहीं कहा बता, बार बार उठाया गया मेरे इस विषय को, इसलिए बताना बहुत जरूरी है। और जो बताया गया समाजवादी पार्टी के बारे में, समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी है जो उंगली पकड़ के भारतीय जनसंघ को 67 में सत्ता में लाई, 70 में सत्ता में लाई, 77 में लाई और 89 की केंद्र की सत्ता में लाई। तो जानते ही नहीं थे क्या होता है, ओके, सत्ता क्या होती है। आप जनजी पे आ जाइए, फिर से वापस आ जाइए। ठीक है, ठीक। हमेशा जो जनजी, जो वर्तमान जनजी है, वर्तमान जनजी विश्व स्तर की जो बदलाव है उससे अपने को मिला के चलना चाहते हैं। और अभी आपके सामने आरएसएस के प्रचारक होंगे या उनके समर्थक होंगे, उन्होंने कहा दिया कि हमारी सोच में बदलाव नहीं आएगा। मतलब ये स्टेगनेंट बॉडी है। स्टेगनेंट बॉडी के साथ कभी भी किसी भी हालत में जनजी जुड़ना नहीं चाहता है। जनजी बदलाव चाहता है। बदलाव कैसे कर दिया जाता है? डार्विनिज्म का सिद्धांत ही खत्म कर दिया जाता है हमारी पढ़ाई। मनोज जी तो कह रहे हैं कि इनको पता नहीं कि बहुत ज्यादा वो एप्लीकेशन आए स्टूडेंट्स का संवाद करने के लिए अलग अलग जगहों से, कह भी रहे थे अभी। अब बता दे रहा हूं, उसकी बात बता दे रहा हूं। तो डार्विनिज्म के सिद्धांत को पूरी दुनिया मानती है, हमारे वहां पढ़ाई से खत्म कर दिया जाता है। अब इनके वहां बहुत सारे एप्लीकेशन आए हैं क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं भारतवर्ष में, सबके वीसी वही जनजी हैं जिनके दिमाग में वायरस भरा गया था। ओके, ठीक है। आएंगे एप्लीकेशन, अभी भी बहुत आएंगे। 2029 तक इंतजार कर लीजिए, अभी भी बहुत एप्लीकेशन आएंगे। मैं खुद को रहा हूं, बहुत एप्लीकेशन आएंगे। लेकिन वो जनजी जो विज्ञान के साथ चलना चाहता है, देश की प्रतिष्ठा को देखना चाहता है, देश को विश्व में स्थापित होने जाता है, सबसे बड़ा कर्जदार देश नहीं बनाने देना चाहता है, सबसे बेरोजगार देश नहीं बनाने देना चाहता है,
वो जेनजी है, अपने को निश्चित रूप से अभिव्यक्ति कर रहा है। आप लाठी मारो, नक्सल को, फलाना कहो, धमाका को, कोई असर नहीं पड़ने वाला इसमें। ठीक है, तो मनोज जी कैसे चलेगा? वर्तमान जेनजी की आवाज अपने प्रोपोगंडा और स्टेगनेंट विचारधारा से नहीं दबा पाएंगे। ठीक है, तो मनोज जी कैसे चलेगा? क्योंकि मोहन भागवत भी यही कह रहे हैं कि हम मनमानी करेंगे, शक्ति से सबके मालिक बनेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स है, जो युवा हैं, उन्हें हर बात के पीछे का तर्क समझाना है, ना कि आदेश देना है। तो फिर अगर आप कह रहे हैं सर कि नहीं, विचारधारा जो हमारी है वही है, तो फिर कैसे आप संवाद करेंगे, कैसे उन्हें समझेंगे और कैसे समझा पाएंगे? नीतू जी, हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि विचारधारा हमारी ही सर्वोपरि। हमारी विचार राष्ट्रवाद की विचार है, जो भारत के हर जनजीव के लिए आवश्यक है। उससे हटकर कोई विचार भारत की विचार के लिए है ही नहीं, जैसा कि आप खुद भी जानते हैं। भारत का विचार भारत की उन्नति के लिए है, और भारत का विचार जो जिसको जनजी माननीय अभी रविंद्र प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि रज्जू भैया जी, आदरणीय रज्जू भैया जी उन्हीं के परिवार से आते हैं। ठीक है, यहाँ जेनजी की विचारधारा ज्यादा, आपने भी कहा, उन्होंने भी कहा सर, उन्होंने भी कहा। मुझे लगता है वाइंड अप का टाइम हो रहा है, तो आप स्टूडेंट्स के साथ कैसे संवाद करेंगे? ये जो संवाद आप लोग कर रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा, ये समझे तो ज्यादा बेहतर है। बोलिए। देखिए, जो संवाद होना है वो बड़ा स्पष्ट है, और आप अभी संवाद के बाद अपनी एक डिबेट कीजिए और उसका रिजल्ट देखिएगा क्या रिजल्ट आता है, और वो किस तरह से संवाद करेंगे उसका परिदृश्य वाली एक कहावत चलती है ना गांव की, कि अभी तो केवल ये बहुत ही झांकी, तो अभी वो संवाद जब करेंगे उसका क्या असर होगा। और ये संवाद करना कोई पहला काम नहीं है, हर समय पे, और ये पुराना कार्यक्रम है। केवल इस जनजी के आंदोलन के कारण से ये संवाद स्थापित नहीं किया जा रहा है। युवा वर्ग के साथ पूजनीय सरसंघ चालक जी के हर प्रदेश, ठीक, क्योंकि वाइंड अप का टाइम। कुलदीप जी, ये तो युवा संवाद तो हमेशा होता रहा है, ये युवा संवाद तो आरएसएस का हमेशा होता है, पहले से तय थे। देखिए नीतू जी, और इसके बाद महिला संवाद है। ओके 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 मनोज जी, हाँ ठीक है, नीतू जी बोलिए। संवाद कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाइए मनोज जी, सुन लीजिए नीतू जी। देखिए, जेनजी का सीधा फंडा है कि डोंट सेल अस लेक्चर्स, गिव अस रिजल्ट्स। ओके, तो आज का जो युवा है वो किसी के कहने से आंख बंद करके अपना साइंटिफिक टेम्पर, अपना रैशनैलिटी छोड़ के किसी के पकड़ में नहीं आने वाला। देखिए लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। वो आज का जेनजी फैक्ट चेकिंग वाला जेनजी है, वो वाली जनरेशन है। उसे बेहतर इंफ्रा, अफोर्डेबल एजुकेशन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, मेंटल पीस, ये सब चाहिए। और एनएसयूआई का जो स्टैंड इसमें एकदम क्लियर है कि हम युवाओं को सिर्फ वोट बैंक या कैडर नहीं मानते हैं, हम उन्हें कल का लीडर भी मानते हैं। आरएसएस का संवाद जो नाटक कर सकते हैं, लेकिन युवाओं के दिल और भविष्य पर जो पकड़ है ना, वो हमेशा उसकी होगी जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके हक के लिए लड़ेगा। और वो काम कौन लड़ेगा, लगातार कर रही है। कौन लड़ेगा, युवा किस ओर जाएगा? राजनीति में क्या युवाओं में भी दो धड़े होंगे? इस पर प्रश्न चिन्ह तो मेरे ख्याल से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सभी को हकीकत पता है। इस युवा के पूरे वर्ग में तरह तरह के मिश्रण आपको देखने को मिलेंगे। उसमें धैर्य भी होगा, उसमें सहनशीलता भी होगा, उसमें गुस्सा चिंगारी भी होगी, उसमें विद्रोह वाली शक्ति भी होगी, और उसमें साहस भी होगा सब कुछ करने का। तो मिश्रण मिलेगा, लेकिन वो मिश्रण को कौन सी पार्टी कैसे बनाती है और उसका पकवान कैसे तैयार करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेनजी से संवाद मुंबई में किया जा रहा है, मोहन भागवत का कार्यक्रम है, और इसमें अलग अलग शहरों में ये कार्यक्रम किया जाएगा। हर जगह पर मोहन भागवत, आरएसएस जो है वो यंगस्टर से कनेक्ट करते हुए ये कार्यक्रम कर रही है, और दूसरी पार्टियां भी इसी तरह से युवाओं के साथ अपने आप को अब ये बताने की कोशिश करिए कि हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चल रहे हैं। ये आपका देश है, आप इस देश के हैं, और अपनी बात रखिए। ये सारी बातें जो है वो समझाई जा रही है, कही जा रही है, लेकिन एक चीज ये है कि आने वाले वक्त में ये युवा जो हैं वो बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और राजनीति का बल भी इनको मिलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।